साथ मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। मुनीज़े जहांगीर सालाना तातीलात पर हैं, इसलिए उनकी जगह ये शो होस्ट करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। और आज भी इस शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख में होने वाले इलेक्शन की, 2018 के इलेक्शन की, जो खासी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। आपको बताएं कि इलेक्शन 2018 के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी अहमियत बाकी तमाम होने वाले इंतखाबात से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त गंभीर मसाइल का सामना है और नाज़रीन, इन मसाइल के हल के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। और सियासी इस्तेहकाम का एक ही हल है कि इंतखाबात का इनेकाद बर वक्त हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जूँ जूँ इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, मुल्क में हर रोज़ नए तनाज़ात जन्म लेते हमें दिखाई देते हैं। कभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तो कभी स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं कि गैर मुल्की ताकतें इंतखाबी अमल को शबूताज कर सकती हैं। दूसरी जानिब कागजात नामजदगी एक उम्मीदवार के हम देखें तो कहीं से मुस्तरद हो जाते हैं और कहीं से मंजूर हो जाते हैं। एक सियासी जमात ब्यूरोक्रेसी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है, तो दूसरी सियासी जमात सियासी इंजीनियरिंग की बात कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इंतखाबात का इल्तवा होता है तो ये किसके फ़ायदे में है? इसी मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमने राबिता किया है। हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा हैं सिद्दीकुल फारूक साहब। सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी, हमारे साथ होंगी फिरदौस आशिक आवान साहिबा। साथ ही साथ हम बात करेंगे साजिद अहमद साहब पर, कराची की सूरत हाल पर, MQM पाकिस्तान के मामलात पर, क्योंकि ये मामला भी इंतहाई अहम है, स्पेशली इस इलेक्शन में। इसके अलावा आपको बता दें कि दीगर गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब भी हमारे साथ होंगे और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शौकत बसरा साहब से भी बात करें आज के इसी शो में इन्हीं अहम मौज़ूआत पर। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोशिश की जा रही है, बात की जा रही है, ये खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए साजिशें हो रही हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? वाकई इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, बारावर होंगी? बारावर होती हैं तो किसके फ़ायदे में इलेक्शन का डिले होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। इसमें कोई शक नहीं कि इंतखाबात के इल्तिवा के लिए कोशिशें कह लें, साजिशें कह लें, वो हुई पहले भी। कहीं दरख्वास्त आ रही है, कहीं मौसम का बहाना, कहीं हज का बहाना, कहीं और बहुत से बहाने। और पहली जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो ये कि सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला आया कि इलेक्शन 25 जुलाई को ही होंगे। सही। और हल्का बंदियाँ जो इलेक्शन कमीशन ने कर दी हैं वही फाइनल है। तो मैं, अगर आप ये मुझसे पूछें कि क्यों इंतखाबात के इल्तवा की बातें हो रही थी, पिंडी से शेख रशीद कह रहे थे कि जी कोई इंतखाबी माहौल नहीं बन रहा, कभी कह रहे थे कि जी रात 12 बजे तक पोलिंग की इजाज़त होनी चाहिए। तो ये है कि बहुत से लोग, गर्मी बड़ी है, थोड़ा डिले भी कर दें तो। हाँ जी जी जी, बहुत से लोग जो हैं वो या कहते हैं जी कि ये खलाई मखलूक है या फलां है। बाद लोग एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि जी उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। वो जिस तरह की इंजीनियरिंग के लिए, जिस तरह की हम पार्लियामेंट लाना चाहते हैं, शायद वो बन नहीं रही, तो उनकी ये ख्वाहिश है कि कुछ हो। नहीं, मैं समझता हूँ कि इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। लेकिन अभी आपने जो जिक्र किया है तो स्पेशल सेक्रेटरी साहब का, कि उन्होंने कहा जी कि सबूताज करने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिश हो रही है। मैं बड़े अदब से कहूँगा कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो दावे भी बड़े ज़बरदस्त करती हैं कि अफ़गानिस्तान में भी उन्होंने बड़ा काम किया, दुनिया भी बड़ी तारीफ़ करती है। तो सबसे बुनियादी बात यह है कि उन्हें मालूम होना चाहिए कौन दुश्मन है जो इलेक्शन सबूताज करने की कोशिश। मैं एक जुमला कह देना, दे मस्ट नो who can be behind this, who is behind this, why is behind this, and are we not capable of coping with this situation? हम इस काबिल नहीं हैं कि हम इस सूरत हाल का मुकाबला करें, और इससे पहले कि वो अपनी कमीनगाहों से निकलें और किसी कहीं हमला करें या इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिश करें, हम वहीं उन्हें दबोच लें और उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें। हम तो बहुत माहिर हैं, बहुत दूर दूर की खबरें लेके आते हैं।
हमने USSR को यहाँ बर्बाद कर दिया, हमने और पता नहीं क्या कुछ किया है। तो हमें ये काम करना होगा, और अगर नहीं करेंगे खुदा ना खास्ता, तो इसका मतलब ये है कि हमारे दावे बस दावे हैं, हम में कोई सलाहियत नहीं है। अच्छा, दावों की बात हो रही है, सलाहियत की बात हो रही है, और जो आपने कहा कि उनकी जानिब से कहा गया है उस पर एजेंसीज जो हैं उनको यकीनन इस बारे में मालूम होना चाहिए, किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे बताएं कि अभी गवर्नमेंट चूँकि आप लोगों की थी अभी जो ख़त्म हुई है हालिया, तो आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी इत्तलात थी, कुछ इस तरह के हमले किए जा सकते हैं जिसका जिक्र पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी कर चुके हैं, आज स्पेशल सेक्रेटरी रिजवान मलिक साहब ने भी इसका जिक्र कर दिया, आपके पास भी ऐसी इत्तलात थी कुछ? जहाँ तक मुझे मालूम है हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं। ठीक है, तो फिर अचानक से खबर? हाँ, अलबत्ता जब नवाज शरीफ साहब ने CPAC का मंसूबा उसका ऐलान किया तो हमें मालूम हुआ और ये सबको पता चला कि इंडिया ने रॉ के ज़रिए कोई एक सेल बनाया है इसे सैबोटेज करने के लिए। तो हुकूमत ने उसके लिए जो फ़ौजी इंतज़ाम करना था, दिफा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इंटेलिजेंस, वो सारा कर लिया और वो मंसूबा बड़ी तेज़ी से जारी है। इसके अलावा मैं फिर ये कहूँगा, इंटेलिजेंस वो होती है जो दुश्मन के अज़ाइम को जाने, दुश्मन की नीयत उसे मालूम हो, दुश्मन का मंसूबा उसे मालूम हो। दुश्मन जब वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बाहर निकल आए और कहें जी आ रहा है और दाखिल हो गया है, ये इंटेलिजेंस नहीं है। तो हम पहले मालूम होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और वो लोग, तमाम लोग जो लॉ एंड ऑर्डर के और इस तरह के हवालों से ज़िम्मेदार हैं, वो दे विल कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नेशन। सही है। आपकी और क्या तवक्कुआत हैं इस इंतखाब को लेकर, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन हमारे साथ तारिक चौधरी साहब मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं इस्लामाबाद में। तारिक साहब, अभी सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि एजेंसी से उसके बारे में मालूम होना चाहिए और पहले ही इसके लिए तैयारी मुकम्मल तौर पर की होनी चाहिए। तो आपके पास क्या इत्तलात हैं? इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, आज ये जो खबर आई है इतनी अहम, सबूताज करने की कोशिश की जा सकती है, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मौजूद हैं बड़ी जो सियासी शख्सियात हैं उनके लिए, तो क्या कुछ तैयारी की गई है इस्लामाबाद में? देखिए, अगर अमूमी बात की जाए तो पाकिस्तान तो कई सालों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, और इस दहशत के खिलाफ जंग में दुश्मन मुल्क जो है वो कौन कौन से हैं, हमारे मुखालफत किस किस तरफ से हो रही है, वो तो सारी कौम को पता है। सही। और हमारे बहुत से लीडरशिप को भी निशाना बनाया गया, हमारे बहुत से इंस्टॉलेशन को भी निशाना बनाया गया, और हम ये एक जंग जो है अभी तक लड़ रहे हैं, इसमें अगरचे 90% तक कामयाबी हो चुकी है और हमने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है, बहुत सी अजमीन वागुजार खड़ाई है, दहशतगर्दों को पीछे धकेला है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर इतला है अदारों के पास, वो तो ज़ाहिर है हमारे पास नहीं है। लेकिन अमूमी तौर पर यह कहा जा सकता है कि हर वो चीज़ जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाए, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाए, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी आए, पाकिस्तान में अमन अमान है, तो दुश्मन मुल्क जो है या दुश्मन अनासर हैं वो हर उस चीज़ के दरपे रहते हैं। अब ये इलेक्शन जो होता है ये पाकिस्तान में खास तौर पर, क्योंकि हमारी तारीख इलेक्शन के हवाले से इतनी कोई रोशन नहीं है, और माजी में तकरीबन 35 साल जो है हमारे यहाँ गैर मुंतखब हुकूमतें या गैर मुंतखब अफराद जो है हुकूमतें चलाते रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो ये तीसरा तजर्बा होने जा रहा है तसलसल के साथ, यानी 10 साल जमहूरियत के मुकम्मल हुए और अब ये अगला एक और टेन्योर आएगा। तो जाहिर है हमारे यहाँ हर वो चीज़ जो मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएगी वो जाहिर है वो इलेक्शन है, उसको सबोटाइज करने के लिए कुछ ना कुछ कुव्वतें जरूर हो सकती हैं, होंगी डेफिनेटली, और जो बाखबर अदारे हैं उनको पता होगा। अब उसको टैकल किस तरह किया जा सकता है? एक तो वो जंग है जो अदारे लड़ रहे हैं, जो हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं, लेकिन वो दूसरी जंग है जो सोच के महाज पे सिद्दीकुल फारूक साहब ने, आपने, हमने मिलकर लड़नी है, सारी कौमें लड़नी है, सारी सियासी जमातों ने लड़नी है। सारी सियासी जमातें इलेक्शन तो आपस में लड़ें, लेकिन जाहिर है जहां उनको पता हो कि हमारा दुश्मन कौन है, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा तरीकाकार नहीं होना चाहिए, और सियासी जमातों की तरफ से इस बात पे तफाक राय होना चाहिए, कौमी तफाक राय होना चाहिए कि जो कुछ भी हो वो इलेक्शन को किसी सूरत मुलतवी नहीं होने देगी। मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन का जो जहाँ से बात आपने शुरू की थी, अगर इलेक्शन को कोई खतरा हो सकता है, अगर कोई दुश्मन कुव्वतें इसको सैबोटाइज कर सकती हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम पर हमलावर हो जाएंगे, बल्कि इस इलेक्शन को बिल्तवा करना ही दुश्मन कुव्वतों की कामयाबी हो सकता है। लिहाजा तमाम सियासी जमातों को मुत्तफिक होकर, मुत्तहिद होकर ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी नतीजा आए, जो भी जीते, जो भी हारे, इलेक्शन को मुलतवी न होने दें। अगर कोई ऐसे एलिमेंट हैं, मैं कह रहा हूँ अगर कोई ऐसे हैं, तो उनको नाकाम बनाने का एक तरीका है कि तमाम सियासी जमातें यकजान, यक आवाज होकर
इलेक्शन 25 जुलाई को कराने की हमायत करें, इलेक्शन कराएं और जब नतायज आ जाएं तो उसको खुश दिली से कबूल करें। मेरा ख्याल है कि अज़ाइम को नाकाम करने का एक तरीका तो ये है। जी सही है। तारिक चौधरी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं साजिद अहमद साहब, सीनियर रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के। साजिद साहब, अभी हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से। हमने देखा पिछले इलेक्शन से पहले MQM के मरकज़ 90 के पास एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 2 लोग जो हैं वो शहीद हुए थे और उसके बाद कहा गया कि इसमें TTP मुलव्वस है। तो अभी आप क्या समझ रहे हैं, जो थ्रेट्स अभी जिनका जिक्र किया गया है स्पेशल सेक्रेटरी की जानिब से और फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये भी जो मजहबी इंतहा पसंद हैं उन्हीं की जानिब से खतरात मौजूद हैं या दीगर कुछ कुव्वतें भी हैं? साजिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाजिर को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो 2013 के इलेक्शन के अंदर जो थ्रेट थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और ANP की थ्रेट थी। अच्छा, उसमें हुआ भी ये कि KPK के अंदर जो पहले सरहद कहा जाता था जिसको, वहां पर MQM के ANP के जो रहनुमा थे, कारकुनान, उनको बड़ी तादाद में वहां मारा गया। उस इलेक्शन में ये भी हुआ कि पीपल्स पार्टी ने कोई बड़ा जलसा नहीं कर सकी पंजाब के अंदर, दीगर सूबों के अंदर। MQM के साथ भी यही सूरत थी 2013 के अंदर। अच्छा, उसमें हुआ ये कि बिल्कुल उस वक्त ब्लास्ट भी हुए और उस वक्त ये TTP जो कि बहुत एक्टिव थी पाकिस्तान के अंदर और उसने सबूदाश करने की कोशिश की उस इलेक्शन को। लेकिन उसमें गौर तलब और सोचने की बात ये थी कि सिर्फ 3 जमातें क्यों? क्या PTI को उन्होंने स्पेस दिया? क्या नून लीग को उन्होंने स्पेस दिया? तो ये फैसला करने वाली वो मजहबी जमातें, सॉरी TTP कौन होती थी कि मखसूस जमातों को वो स्पेस दे और मखसूस जमातों को थ्रेट करे और बाकी को अलाउ करे कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। सबसे बहुत बड़ी सोचने की बात तो ये है। अच्छा, दूसरा ये कि अब मौजूदा दौर में जो हम सुन रहे हैं कि इलेक्शन एक्सटेंड हो सकते हैं। कभी ये कहा जाता है कि गर्मी, क्योंकि जून में गर्मी होगी, बारिशों का, सैलाब का सिलसिला भी हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर इलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो टाइमली अनाउंस होता है और टाइम पर ही होता है। अच्छा, लेकिन अभी तो ना बारिश का कोई खतरा ना सैलाब का, लेकिन वक्त से पहले ऐसी बातें करने का बुनियादी मकसद जो मुझे लग रहा है कि इस कुछ तो है इसके पीछे। मिसाल के तौर पर शेख रशीद साहब ये कह चुके हैं कि 2-3 महीने ये डिले करते हैं तो उसमें कोई मजाइका नहीं है। इमरान खान साहब भी उन्होंने भी कहा। आखिर क्यों वक्त से पहले 1-2 महीने पहले ऐसी बातें करने का क्या मकसद है? लेकिन बहरहाल इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए ताकि जमहूरी प्रोसेस आगे बढ़े और जमहूर यानी कि लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सही कौन गलत है, किसको वोट देंगे किसको वोट नहीं देंगे। तो बेहतर ये कि मौजूदा जो केयरटेकर गवर्नमेंट जिसकी अव्वली जिम्मेदारी है, जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी इलेक्शन है और वो उनका टारगेट और गोल भी ये है कि वो इलेक्शन वक्त पर कराएं, शफाफ और साफ अंदाज में कराएं। मेरे ख्याल में उनकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को बिल्कुल ये उनकी जिम्मेदारी है और आप ये समझते हैं कि हर हाल में ये जिम्मेदारी पूरी की जानी चाहिए और इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होने चाहिए। इलेक्शंस की बात हो रही है तो फारूक सत्तार साहब पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे कि हो सकता है कि वो बॉयकॉट कर दें, हल्का बंदियों पर उनको बड़े ज्यादा तहफ्फुज़ात थे। साजिद साहब, मैं चाहूंगी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपसे इस पर हम यकीनन बात करेंगे, लेकिन इस वक्त नाज़रीन हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चौधरी साहब, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन 2018 की और अभी हमने जिक्र किया, सिद्दीकुल फारूक साहब भी फरमा रहे थे इलेक्शन को शबुताज करने की कोशिशों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी उससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। और अभी खुर्शीद शाह साहब ने कुछ रोज पहले फरमाया है कि कोशिश की जा रही है इलेक्शन में कि धांधली की जाएगी। और खुर्शीद शाह साहब जब ऐसी कोई बात करते हैं चौधरी साहब, तो पीछे कोई ना कोई खबर जरूर होती है उनके पास। क्या खबर है वो जिसकी बेस पर वो ये कह रहे हैं और आप क्या देखते हैं, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है? चौधरी साहब से कोशिश करेंगे हम दोबारा से राबता करें, लेकिन इस वक्त हमारे साथ साजिद अहमद साहब मौजूद हैं और MQM का मामला भी नाज़रीन बड़ा अहम है अगर हम कराची की पॉलिटिक्स को लेकर बात करें। साजिद साहब, आप फरमाइएगा, माइनस फारूक सत्तार, माइनस आमिर की बातें हुई, फिर माइनस खालिद मकबूल सिद्दीकी की बातें हुई, लेकिन फिर हमने ये देखा कि आप सब भाई दोबारा से एक हो गए। आम राय ये पाई जाती है, आम तासुर ये है कि क्या कहीं से फोन आया था या फिर ये PSP का खतरा है जिसने आपको फिर से एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखें, मौजूदा जो इख्तिलाफात हुए
लेकिन भाइयों के दरमियान आपस में छोटी मोटी इश्यूज हो जाते हैं, बातें हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त पूरे कराची के लोग, कराची के वोटर सपोर्टर जो एमक्यूएम को वोट देते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उनकी ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू ये है कि ये सब एक हो जाएं। अच्छा, यही प्रेशर पब्लिक का भी बिल्कुल फारूक भाई के ऊपर, हमारे जो बहादराबाद के साथी हैं, खालिद मकबूल भाई, कंवर नवाज जमील भाई, आमिर खान भाई, सभी के ऊपर एक है पब्लिक प्रेशर है कि सब एक होकर मौजूदा इलेक्शन को कंटेस्ट करें, फाइट करें, लड़ें, ताकि जो कराची के वोट हैं वो तनाह ना हो जाएं। अच्छा, इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा भी एक्ट हुआ है दोनों जानिब से कि दोनों जानिब से इख्तलाफात को खत्म करने की बात की गई है। थोड़े मोटे इश्यूज हैं, इंशाल्लाह वो भी आपस में रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल खुले दिल से हम भी तस्लीम करते हैं कि खालिद मकबूल भाई सरबरा हैं, आमिर खान भाई की इज्जत, कंवर नवाज भाई जो राब्ता बैठे, जहाँ भी ये लोग मौजूद हैं, हम लोग मौजूद हैं, सब एक दूसरे की इज्जत एहतराम है आपस में। छोटे मोटी, यकीनन अभी आप थोड़ी देर पहले चौधरी निसार का सुना रही थी, आपने इससे पहले देखा होगा कि जावेद हाशमी के कितने इख्तलाफात मुस्लिम लीग नून से थे, और दूसरे दीगर लोगों ने जाकर उनको मनाया और बात खत्म आया। आज जावेद हाशमी साहब नून लीग का हिस्सा है। तो यकीनन छोटी मोटी चीजें जब एक ही जगह पर रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, घर के अंदर भी भाइयों के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, तो दूर हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा शुगुन है कि अच्छा, बड़ा अच्छा शुगुन है। सारी सब बड़ी माजरत आपकी बात में काट रही हूँ, लेकिन अब बताइएगा कि अब फॉर्मेशन क्या होगी इस सारी सुलह के बाद, जो आप कह रहे हैं कि भाई एक हो चुके हैं। अब एमक्यूएम में फारूक सत्तार साहब जो हैं, हमने देखा कि पहले वही फेस थे अगर हम बात करें कायद की अलहदगी के बाद, लेकिन अब उनका क्या वही मकाम है पार्टी में? क्योंकि इससे पहले ये कह चुके हैं खालिद साहब कि अगर वो वापस आते हैं तो कन्वीनरशिप पर बैठकर बात हो सकती है। तो अभी क्या पार्टी में इस पर मजीद बात होगी या बात खत्म हो गई? अरे, अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जरूरी है कि सब अपने अपने दिलों को और जहनों को बड़ा करें। अच्छा, जहाँ दिल और जहन बड़े होंगे वहाँ बड़े मकासद के लिए काम भी किया जा सकता है। लेकिन नैरो माइंड होकर कोई भी सोचेगा, मैं सोचूं या XYZ कोई भी सोचे, इस तरह से पार्टी चल नहीं सकती। लोग जो सपोर्टर हैं वो मायूस होंगे। तो यकीनन इस वक्त फारूक भाई चल के वहां पर गए हैं और इसमें कोई शक नहीं कि उन लोगों ने भी, खौस में खालिद भाई हो, नवेद भाई, आमिर खान भी, दीगर राब्ते कमेटी के लोग हैं, सबने बड़े अच्छे अंदाज में वेलकम कहा है। इससे लोग खुश हुए, कारकुनान नीचे जो कि बटा हुआ था वो बहुत ज्यादा खुश हुआ है। कारकुनान की भी और लोगों की भी ख्वाहिश है कि जो दूरियां हैं उसको मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए, क्योंकि हमारे लिए जो मेन अहम मसला है वो कराची के इशूज हैं। डिलिमिटेशन के जरिए कराची की सीटों को कम कर दिया गया, आपको याद है मर्दमशुमारी, उसमें पूरी 1.5 करोड़ की आबादी कराची खत्म कर दी, कम कर दी करके दिखाई गई है। पानी, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, दीगर बहुत सारे इश्यूज हैं ना, कि अगर हम आपस के इश्यूज में उलझे रहेंगे तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, चीजें और आपस के इशू में से अब ये जो कामरान टिसोरी का इशू था इसको भी निकाल दिया गया है, अब इस इशू पर दोबारा कोई बात नहीं होगी। देखिए, फारूक भाई जो बहादराबाद गए हैं वो कामरान टिसोरी के बगैर गए हैं, बगैर गए। इसका मतलब ये कि ठीक है, फारूक भाई ने, अगर उनको इस चीज पर भी एतराज था कामरान टिसोरी पर, तो उसको भी फारूक भाई ने कबूल कर लिया, ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब बहादराबाद के साथियों की बहुत अहम जिम्मेदारी ये है, चल के गए मैं भी परसों 19 जून के बाद के प्रोग्राम था कर, मैं खुद भी फारूक भाई के साथ गया वहां पर। तो अब ये कि दिल बड़ा करें, गिले शिकवे दूर करें, छोटी मोटी चीजों को खत्म करें और आगे बढ़े। लेकिन अगर अभी भी किसी ने भी अना का मुजाहरा, अना परस्ती का मुजाहरा किया कि मुझे वो पसंद नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको लाइक और डिसलाइक की अगर पोजीशन रही, तो सूरत हाल बहुत खराब रहेगी, क्योंकि अब पोजीशन पुरानी वाली नहीं है। ग्राउंड पे बहुत सारी चीजें फेस करनी, बहुत सारी जमातें भी मौजूद हैं, क्योंकि सब एक दूसरे का इंतजार करते हैं। अच्छा, साजिद साहब, आपने कहा पुरानी वाली सिचुएशन नहीं है, दीगर जमातें भी मौजूद हैं। अब तो हमने देखा है एमक्यूएम की तारीख रही है कि कभी किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं की गई है, लेकिन अब आप कह रहे हैं, खुद से कह रहे हैं कि अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। तो क्या हम देखेंगे 2018 में आप किसी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त तक कहीं तय नहीं किया एमक्यूएम ने, और एमक्यूएम का खासा ये रहा है, रिवायत रीत भी रही है कि एमक्यूएम ने कराची में किसी से भी कोलिशन नहीं किया, उसके मतलब सीट एडजस्टमेंट नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह ये कि हमें अपने वोटरों पर भरोसा, और आज भी हमें अपने वोटरों पर भरोसा, और वोटर की ताकत की, लोगों की ख्वाहिशात। लेकिन वोटर को तो पीएसपी भी तोड़ने की कोशिश करेगी ना, तो इंशाल्लाह लोग इंटैक्ट हैं एमक्यूएम के साथ। लोग चाहते हैं कि के अंदर इस वक्त फेस हैं, वही आकर हमारी सरबराही रहनुमाई करें, आगे बढ़े और तमाम गिले शिकवे दूर कर दें। और यकीनन इस पर, और इस वक्त ज़्यादा जिम्मेदारी बहादराबाद के भाइयों पर हमारे इसलिए हो गई है
कि यहाँ के लोग वहां पर गए और उन्होंने वेलकम भी कहा है। बेहतर ये है कि खुले दिल के साथ बैठें और चीजों को खत्म करें। यकीन करें, मैं ईमान यकीन के साथ कह रहा हूँ, इसका फायदा बहुत ज्यादा होगा, लोग खुश होंगे, दोबारा इलेक्शन हम विन करेंगे और आगे चल के कराची की बात करेंगे, कराची सूबे की बात करेंगे, क्योंकि कराची के बहुत सारे इश्यूज हैं और जो कि रिजॉल्व होने, कराची पूरे पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। कराची को कुछ नहीं मिल रहा है, ना ब्रिजेस, ना अंडरपास, ना सड़कें, ना तैयार नहीं है, ना वफाकी गवर्नमेंट तक देने को तैयार है। अपने हक के लिए लड़ना भी और कुर्बानियां भी देनी है। उसके लिए बेहतर ये है कि यूनिटी बहुत जरूरी है, इत्तेहाद, एक दूसरे पर एतमाद बहुत जरूरी है। इत्तेहाद एतमाद होगा तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे। जब आगे अच्छे अंदाज में मूव करेंगे तो यकीन हम लोगों के मसाइल को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपने खुद हल्का बंदियों की बात की, तो हमने देखा कि कुछ रोज पहले फारूक सत्तार साहब ने कहा कि हल्का बंदियां जो हैं उनमें नाइंसाफी की गई है, तो हो ये सकता है कि मैं इलेक्शन के करीब शायद मैं बॉयकॉट कर दूं। तो अभी तो बॉयकॉट वाली कोई बात नहीं है, अब आप लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब सारा फोकस जो है वो आप लोगों का इलेक्शन पर होगा, बॉयकॉट की कोई सूरत हाल नहीं है। यानी इस वक्त तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। यकीनन ये तमाम वो इश्यूज थे जिन पे हम बाइकाट की बात कर रहे थे कि एमक्यूएम के कारकुनान जो इस वक्त लापता है उनके बारे में बात की थी। डिमोलिटेशन जो हुई कराची के अंदर, सेंसेस हुए, ये तमाम इश्यूज थे और वो पब्लिक इश्यूज हैं। कोई जात के लिए ना मैं एमक्यूएम के लिए काम कर रहा हूँ अपनी जाती ख्वाहिशात, अपने आप को प्रमोट प्रोजेक्शन करने के लिए, ना हमारा दौलत कमाने के लिए, बल्कि हम लोगों के लिए, अपनी कौम, अपनी नेशन के लिए। और ये सब लोगों का आईनी कानूनी हक है कि वो अपने वोटर, सपोर्टर, अपनी कौम की जिस अंदाज में अच्छे अंदाज में हो सके खिदमत करें। और ये राइट उनको पाकिस्तान का आइन कानून देता है और उसी राइट को इस्तेमाल करते हुए यकीनन तो फारूक भाई ने बात की कि हम बाइकाट भी कर सकते हैं और हम आगे भी बहुत इश्यूज हैं उन पर आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मौजूदा वक्त में तो मेरे ख्याल में इस वक्त बाइकाट की कोई सूरत नहीं है। यकीनन अब हम मिलकर आगे बढ़कर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे बढ़े, कराची के मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सेनेट में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। साजिद अहमद साहब, जो सूरत हाल थी, एक्सपेक्ट कुछ किया जा रहा था, लेकिन फिर जब ये माइनस का फार्मूला हुआ तो उसके बाद काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा एमक्यूएम पाकिस्तान को। बहरहाल आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। साजिद अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ सिद्दीकुल फारूक साहब भी मौजूद हो रही है, बड़े सियासी बयान दिए जा रहे हैं और हमें दिखाई देता है कि चौधरी निसार बड़े मुतहर्रिक हो चुके हैं और इस मुतहर्रिक होने पर उन पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो तनकीद करेंगे, उनकी तायीद करेंगे, क्या कहेंगे उन्हीं से जान लेते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, पहले तो जरा ये समझाइएगा कि ये मामला है क्या, गड़बड़ कहाँ पर है? ख्वाजा साहब तो कह रहे हैं कि मामला बन रहे थे, बनते बनते बिगड़ गए। पहले तो जरा मुझे ये समझाएं कि ये मामला बना कौन रहा था, तो बिगाड़े किसने? इस बनाओ और बिगाड़ पे बात करता हूँ। पहले तो ये है कि हल्का बंदियों के हवाले से चूँकि मामला फाइनल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, चाहे जैसे भी आया है, अब हल्का बंदियों का कोई बात नहीं हो सकती। ठीक। दूसरी बात यह है कि सारी जमातें यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमएमए समेत सब जमातें इंतखाबात के 25 जुलाई के इनेकाद पे मुतफिक। ठीक है, सही। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, लिहाजा ये बातें अब खत्म हो गई। सही। तीसरी बात है, ये जब मैंने इंजीनियरिंग की बातें की थी कि इंजीनियरिंग भी हो रही है, तो लेकिन इंजीनियरिंग नाकाम होगी। क्यों? देखें, 23 जमाती इत्तेहाद पीएमएल नेशनल बनाया गया कराची में, याद है? सही। 24 घंटे नहीं चला, टाइम फिश। फिर जनूबी सूबा महाज बनाया गया, इधर से निकाल उधर से निकाल, भानमती का कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती का ने कुंभा जोड़ा और फिर टाइम फिश। अभी जो हंग पार्लियामेंट और इंजीनियरिंग इंशाअल्लाह ये भी नाकाम होगी। वजह, वोटर को पता है कि जो मर्जी कर लें, वोट तो हमने देनी है ना, और अगर पोलिंग के दिन को गड़बड़ हुई तो मैं डर रहा हूं कि आग लग जाएगी। तो इंशाअल्लाह, आपको यानी अंदेशा है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, अगर किसी ने हमाकत करने की कोशिश की ताकत से, तो आपके पास क्या इत्तलाते हैं? ऐसी कोशिश नहीं, मेरा मतलब है कि नहीं कर सकेंगे, नहीं करेंगे, इतनी थोड़ी सी अकल होगी। अच्छा, हाँ, वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता तो फिर बहुत से लोगों का अंजाम बहुत जल्दी आ जाएगा। अच्छा, मैं अब आ रहा हूं इस बात पर, और वोटर जो है वो पूरे एतमाद से, पूरे जोर से फैसला करेगा और अपनी जिस निशान पे उसे मोहर लगानी है वो लगाएगा इंशाअल्लाह। सही। अब चौधरी निसार साहब का मामला है। जो चौधरी निसार साहब जो हैं
उनको बिलखुसूस मैं उस ख़ानदान को 60, 61, 62 से बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरी उनके वालिद मरहूम ब्रिगेडियर फ़तेह ख़ान साहब से मुलाकातें रहीं। वो बकरा मंडी में जो अब कमालाबाद है, वहाँ उनकी कोठी मस्जिद के सामने थी। इधर सामने एक राजा लाल साहब थे, उनकी कोठी थी सामने, और लिखा हुआ होता था रईस आज़म चक्री ब्रिगेडियर फ़तेह ख़ान। ठीक है। फिर मैं इनकी फैमिली को बहुत जानता हूँ, मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे, बुरे भी। तो क्या आपने चौधरी निसार साहब के बारे में क्या जाना है? चौधरी निसार साहब के हवाले से एक तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखता हूँ। हक में या मैं हकायक सामने रखूंगा। तो वो हकायक के हक में होंगे, उनकी मुखालिफत में होंगे? नहीं, मैं हकायक सामने रखूं। क्या तो है? ये कब करेंगे आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? बहुत जल्दी करूंगा। बहुत जल्दी मतलब आप इंतजार कर रहे हैं उस चीज का जिसकी जानिब ख्वाजा साद रफीक इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि मामलात तय पा जाएं, तो आप उस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अपना ख्वाजा साद रफीक के साथ भी चौधरी निसार साहब के बड़े इख्तलाफात रहे हैं, पब्लिक बयानात एक दूसरे के खिलाफ देते रहे हैं। हाँ, लेकिन अब तो चले उनके हक में बयानात दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जब अब वो उनके हक में बात करते हैं चौधरी निसार साहब के, तो पार्टी में बड़े लोगों को मसले मसाइल होते हैं, तो आपकी पार्टी में एक तो बात है इसको लेकर कि फारसी में कहते हैं दोस्त आं बाशद कि गिरत दस्ते दोस्त दर परीशां हालियो दरमांदगी, कि दोस्त वो होता है कि वो दोस्त का हाथ थामता है परेशानी और मुश्किल में। और चौधरी साहब जब भी मियाँ साहब पर मुश्किल आती है, ये अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो फिर ख्वाजा साहब की उनके साथ दोस्ती? तो ख्वाजा साहब की अपनी सोच है ना, वो जरा तो। और फिर दूसरी बात ये है कि किसी के ज़र्फ का, किसी के छोटेपन का या बड़ेपन का इम्तहान उस वक्त होता है, नंबर 1 जब उसे गुस्सा आए, उसे गुस्से में देखें वो क्या है। नंबर 2 जब उसका मेरी और आपकी दोस्ती है और मेरे और आपके इख्तलाफात हो जाएं, तो उस वक्त मेरे ज़र्फ का इम्तहान होगा कि मैं क्या हूं। और तीसरा जब मुश्किल आए, मुझ पे मुश्किलात आई हैं, तो मेरा किरदार क्या है, मैं छोटा हूं या बड़ा हूं। ये 3 लेकिन आप कह रहे मुश्किलात आई हैं मियाँ साहब पर, नो डाउट वो सबके सामने है, लेकिन चौधरी साहब तो ये कहते हैं कि मुश्किल में तो उन्हें डाला गया, आज तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया पार्टी टिकट के लिए। अब देखें ना, आप उनसे कहा गया आप अप्लाई करें, ये बातें टिकट के लिए अप्लाई करें, या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताऊंगा। अच्छा, लेकिन अगर चलिए मुझे ये बता दीजिए कि अगर चौधरी साहब पार्टी छोड़ जाते हैं, मामला तय नहीं होते हैं, देखिए चौधरी साहब नुकसानदेह होगा ये नून लीग के लिए? चौधरी साहब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के आदमी हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। यानी आप लोगों के लिए अहमियत नहीं रखते? नहीं, मेरे लिए तो कोई अहमियत नहीं। बतौर इंसान मैं समझता हूँ वो इंसान है, पाकिस्तानी है, लेकिन पॉलिटिकल वो कोई बड़े लीडर है नहीं, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के आदमी है। तो अगर वो बड़े लीडर नहीं है तो फिर शहबाज शरीफ साहब उनको इतनी अहमियत क्यों देते हैं? वो क्यों कहते हैं नाराज नहीं होना चाहिए? है ना, वो दोस्ती और ताल्लुक और बात है, वो नहीं है लीडर। देखिए सेनेट से उनकी लड़ाई रही है, पूरी सेनेट से, कौमी असेंबली में उनकी लड़ाई, पीपल्स पार्टी और लीडर ऑफ द अपोजिशन से उनकी लड़ाई, कैबिनेट कलीग से उनकी लड़ाई। वक्त हमारे पास सिद्दीक साहब बड़ा कम है, मुझे बस मुख्तसरन ये बता दीजिए कि अब होने क्या वाला है? वापस आएंगे वो पार्टी में? नहीं आएंगे? मेरा नहीं ख्याल। आपका नहीं ख्याल है कि वापस आएंगे? और अभी हम देखेंगे कि आप बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शायद पार्टी में बहुत से मतलब है, उनका किरदार जो ये धरना था उसमें भी उनका किरदार ड्यूबियस रहा है, मशकूक रहा है। सही। सिद्दीक साहब जो बात कर रहे हैं, चौधरी साहब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तारिक साहब तो फरमाइएगा, आप सूरत हाल को किस तरफ जाता दिखाई देते हैं? क्योंकि सिद्दीक साहब तो फरमा रहे हैं कि वो कोई इतने अहम नहीं है पार्टी के लिए, बस वो दोस्ती थी उनसे, तो उस दोस्ती में कोशिशें की जा रही है उनकी वापसी भी। आपको वापस आते दिखाई देते हैं चौधरी निसार साहब पार्टी में? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि चौधरी निसार अली खान और मुस्लिम लीग दोनों अपना फैसला कर चुके हैं, और दोनों का फैसला जो है एक दूसरे से राहें जुदा हो चुकी हैं। अब अगर कोई ये समझता है कि चौधरी निसार साहब वापस आ जाएंगे या उनको वापस ले लिया जाएगा, तो ये मेरा ख्याल है खामख्याली है। हाँ, इंतजार इस बात का था, ये फैसला बहुत अर्सा पहले हो गया था, इंतजार ये था इस बात का मेरे ख्याल में कि पहल कौन करता है, और इसमें एक हिसाब का इम्तहान होता है। मियां नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते थे कि पहल उनकी तरफ से हो और वो इल्जाम उन पर आए। इसी तरह निसार अली खान साहब ने भी कुछ अर्सा जुबान बंद रखी है, लेकिन फिर जाहिर है उनके हिसाब का साहब जो है पहले जवाब दे गए और उन्होंने पहले जुबान खोल दी, और नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को मुश्किल से निकाल दिया, क्योंकि मुश्किल ये थी कि पहल कौन करे। मेरा नहीं ख्याल कि अब निसार अली खान साहब और मुस्लिम लीग नून कटे चलेंगे, लेकिन हकायक ये हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून और निसार अली खान साहब के इख्तलाफात रहते हैं जो मेरे ख्याल में रहेंगे, तो उसमें सियासी तौर पर नुकसान जो है निसार अली खान साहब का होगा,
मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, वो मुश्किल में जरूर है और हो सकता है कि इस इंतखाबात के नताइज मुस्लिम लीग नून की तोक़ों के मुताबिक ना आए, लेकिन इसके बावजूद वो एक बड़ी जमात है और बड़ी जमात रहेगी और उसका एक फ्यूचर है, उसके पास एक लीडरशिप है। जबकि निसार अली खान साहब एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर हैं, MNA हैं और उन्होंने 1950